बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 8 का नाम है वेव मोशन एंड साउंड। इस चैप्टर में हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर हम वेव्स को पढ़ते हैं, वेव्स क्या होती हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं और इनकी क्या फिजिक्स होती है। और फिर तीसरे हिस्से में हम साउंड को पढ़ते हैं, आवाज़ को। तो एक बड़ा चैप्टर हो जाता है। अभी हमारा पहला ही पार्ट चल रहा है, इसके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ना था। तो हमने सबसे पहले बात की पीरियोडिक मोशन की। ऐसा मोशन जो एक ख़ास टाइम बाद रिपीट हो रहा होता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया वाइब्रेटरी मोशन, ऐसे मोशन जिनमें ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मेन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होता है, ऐसे मोशंस को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद मैंने आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होते हैं? ऐसे वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं जिनके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। भले वो किसी भी तरफ मूव कर रहा हो, उसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होती है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस हमने डायरेक्शन वाली बात के लिए लगाया हुआ है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात भी आ रही है। उसके बाद हमने कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होता है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो वो पूरा एक चक्कर जो काटता है, पूरा एक चक्कर जो मुकम्मल कर लेता है, यानी कि जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है घूम कर वापस उस पोजीशन पे आ जाए, इसको आप कहते हो वन वाइब्रेशन। वन कंप्लीट ट्रिप इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। फिर टाइम पीरियड क्या होता है जी? एक वाइब्रेशन में ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं, और ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करी हमने। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? कि आपकी एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितना वाइब्रेशन कर रहा है, कितनी चक्कर काट रहा है एक सेकंड के अंदर, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। फिर हमने ये तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हमने 3 मोशन होते हैं जिनको हमें प्रूव करना होता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। 3 मोशंस को हमें प्रूव करना है, जिनमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 2 मोशन बहुत काम के होते हैं। एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और एक पेंडुलम का, जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है। तो पहला मोशन जो था वो क्या होता है जी? मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन, उसका जो साया डायमीटर पे होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा होगा। ये हमें साबित करना था। ये आपके सामने डेरिवेशन है जी, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप चाहे तो उस रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। आप देखें जी, ये हमने एक डेरिवेशन स्टार्ट करी और आखिर में हम किस स्टेटमेंट पे आ गए, ये देखें। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस का मतलब हो गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ से, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि ये वाला मोशन सिंपल हार्मोनिक हो गया। फिर साथ साथ हमने बोला कि ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यही हमने फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन रख दिया। फिर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया। ये आपके सामने वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स नॉट, ये ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। एक्स नॉट आपको याद होगा रेडियस। हमने रेडियस को इस डेरिवेशन में एक्स नॉट कहा हुआ है। एक्स नॉट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। जबकि एक्स क्या होता है जी? आपका जो प्रोजेक्शन है वो सेंटर से कितना दूर है, इसको हमने एक्स कहा हुआ था। फिर टाइम पीरियड का हमने कोई फॉर्मूला ड्राइव तो नहीं किया। टाइम पीरियड का हम जो बेसिक फॉर्मूला हमने जो लिखे हैं, उनमें से एक होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही चला लेते हैं इस मोशन में। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी बेसिक ही है जी हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसी को ही हम चला लेते हैं। इसमें हमने टाइम पीरियड के कोई फॉर्मूले या फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया। फिर उसके बाद हमने बात करी दूसरे टाइप की मोशन की, जिसको हम कहते हैं मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। ये वाला मोशन जो है वो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा होता है। हमने साबित किया कि ये वाला मोशन भी, ये देखें, सिंपल हार्मोनिक होता है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसको भी हमने साबित किया, डेरिवेशन रिकॉर्डिंग है, देख लिएगा। हमने इसको भी साबित किया कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। फिर हमने इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया। क्या बना जी? ये आपके सामने मौजूद है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। के जो है इलास्टिक कांस्टेंट होता है, और एक्स आपका जो है ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से कितना दूर गया है, डिस्टेंस, इसको आप कहते हो।
फिर हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया एंगुलर वेलोसिटी का, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। ये हमने इसी डेरिवेशन की थी, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, देख लिएगा। उसके बाद हमने टाइम पीरियड का इसका एक फॉर्मूला बनाया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। फिर हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया 1/2 अंडर रूट के अपॉन एम के। इन सारी इक्वेशंस में अंदर के जो है वो इलास्टिक कांस्टेंट है। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारी डेरिवेशंस रिकॉर्डिंग की सूरत में आपके पास मौजूद है, आप चाहें तो उन रिकॉर्डिंग्स को देख के इन टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लिएगा। यहाँ आपके ये 2 मोशन कंप्लीट हो गए थे। अब हमने तीसरा टाइप का जो मोशन है पेंडुलम, पेंडुलम के मोशन को साबित करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ये वाला भी, यानी इसमें भी वाइब्रेशन हो रही होगी, इसके अंदर भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसमें भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो आए चलें अब हम इसको वेरीफाई करते हैं पेंडुलम के मोशन को। अच्छा जी, सबसे पहले पेंडुलम को देख लेते हैं, पेंडुलम्स होते क्या हैं, किस तरह मूव करते हैं, इसको जरा इसके मोशन को देखते हैं। ये हमारे पास एक सपोर्ट होती है जी, और सपोर्ट से एक हमने स्ट्रिंग बांधा हुआ होता है, और इस स्ट्रिंग के दूसरे किनारे पे आपने एक पॉइंट मास, एक छोटा सा बॉब, एक छोटा सा टुकड़ा लगाया हुआ होता है। ये होता है एक पेंडुलम। एक पॉइंट से फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट पर इसमें एक ऑब्जेक्ट, एक मास बंधा हुआ होता है। इस पोजीशन को आप कहोगे कि ये इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि ये रुका हुआ है, और रुकी हुई पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। अब अगर आप इसको मोशन में लेकर आते हैं तो इट्स कॉमन ऑब्जर्वेशन कि इसका जो मोशन होता है वो किस तरह का होता है कि ये पहले आपकी इस एक पोजीशन पे जाएगा ए पे, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पेंडुलम इस पोजीशन से आगे नहीं जाएगा, ये एक्सट्रीम है, हद है। पेंडुलम पहले आपका इस ए पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद क्या होता है जी, इस ए से वापस ये ओ की तरफ आता है, मेन पोजीशन की तरफ आता है वापस। फिर वापस ओ पर आने के बाद रुकता नहीं है, रुकेगा नहीं, बल्कि अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा और ऐसे मूव करके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, जिसको हम कहते हैं बी। फिर बी से ये बी तक गया, फिर बी से वापस ये ए की तरफ आता है, ऐसे मूव कर रहा होता है। ये पहले ए से ओ पे जाएगा, ओ से बी पे जाएगा, फिर बी से ओ पे आएगा, ओ से ए पे जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस पेंडुलम की मोशन के अंदर आपका ये जो पेंडुलम है बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और इस तरह के मोशन को, जिसमें ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना करता है, इसको हम कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन है। लिहाजा इस पेंडुलम के मोशन को ऑब्जर्व करने से हमें पहले पॉइंट तो आ गया जी कि पेंडुलम का मोशन वाइब्रेटरी होता है। वाइब्रेटरी मोशन मैंने आपको अभी रिवाइज कराया कि अगर ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना करे, और इसमें पेंडुलम में यही होता है जी, पेंडुलम आपका पहले इधर जाता है, फिर वापस मीन पर आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस मीन पर आता है, ऐसे बार बार ये रिपीट कर रहा होता है। तो सच अ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो पेंडुलम का मोशन वाइब्रेटरी होता है। सिंपल हार्मोनिक का पहली कंडीशन हमने पूरी कर दी कि मोशन जो है वो वाइब्रेटरी होना चाहिए। अब हम 2 कंडीशंस को प्रूव करेंगे, एक एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, और दूसरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन की तरफ होती है। अच्छा, अब दोबारा ज़रा इस पेंडुलम को देखेंगे और इसकी कॉज ऑफ मूवमेंट को गौर करते हैं कि इसकी जो मोशन है वो किन वजूहात से हो रही है। ये पेंडुलम की मीन पोजीशन, ये ए पोजीशन, और ये इसकी बी पोजीशन। जब आपका सपोज करें कि आपका पेंडुलम यहाँ पर है, अभी ए पर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है जी, ए पर है। जब आपका पेंडुलम ए पॉइंट पर होता है तो इस वक्त ये रुका हुआ है। मैंने आपको कहा है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब हो गया ये अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये रुका हुआ है, यानी वेलोसिटी कितनी होती है इसकी, 0। ये सारी चीज़ हमने एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ी है, एनर्जी वाले चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में। तो हमने इस पेंडुलम को एग्जाम्पल लिया था। तो ए पोजीशन पे आपका पेंडुलम रुका हुआ होता है, इट मीन्स इट हैज़ 0 वेलोसिटी। फिर जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होता है, तो ये नीचे क्यों आता है, ड्यू टू ग्रेविटी। ये नीचे जो आता है वो ग्रेविटी की वजह से आता है। आपको पता है जी कि आप हवा में कोई चीज़ रख दें तो वो अर्थ की तरफ आती है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है।
अगर आप कोई हवा में एक चीज़ लो, उसको छोड़ दो, क्या वो वहीं रहेगी? नहीं, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, जिसको आप फोर्स कहते हो, वेट कहते हो, उसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाती है। तो चूंकि यही मामला यहाँ पे भी होता है, आपका पेंडुलम ए पॉइंट पर रुका हुआ है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेती है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये आपका पेंडुलम अब ए से ओ की तरफ आ रहा है। हम जानते हैं जी, हमने पढ़ा है मोशन वाले चैप्टर में कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो फिर जो हमारी ग्रेविटी होती है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो प्लस होती है। यानी यहाँ पर प्लस जी लग रही है, प्लस की एक्सेलरेशन है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर ऊपर मोशन होता है तो माइनस जी होती है। तो पेंडुलम आपका जब ए पॉइंट पे था, इट हैज जीरो वेलोसिटी, फिर ग्रेविटी की वजह से ये अब ए से नीचे की तरफ, ओ की तरफ आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो इसका मतलब है रफ्तार बढ़ेगी। ये ज़रा बात इधर एक दफ़ा और दोहरा दूँ मैं। अगर आपका ये मोशन है जी, ये मोशन की डायरेक्शन है, ऐसे आपकी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैं कहूँगा, इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार बढ़ रही है, और इसकी डायरेक्शन मोशन वाली डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी जो मोशन की डायरेक्शन है। और अगर हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट लेते हैं। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो अब आपके पास पेंडुलम ए पॉइंट पर था, ये ए पॉइंट पर था, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, ग्रेविटी की वजह से जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी रफ्तार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब ये ओ पॉइंट पर आता है, मीन पोजीशन पे आता है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ ओ पॉइंट पर इट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, बट अब चूंकि रफ्तार है इसके अंदर, लिहाजा ये रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो अब ये मीन पोजीशन पे चूंकि इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो इनर्शिया इसके मोशन को कंटिन्यू रखेगा, और ड्यू टू इनर्शिया अब ये ओ से बी की तरफ जा रहा है। तो अब ये मीन पोजीशन से ये जो बी की तरफ जा रहा है ना, ये जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से जा रहा है। लेकिन इस मोशन को अगर हम देखें, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, जमीन के ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी हो जाता है, और माइनस एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, कम होते 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 बी पॉइंट पर आके वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। अब फिर दोबारा वही साइकिल शुरू। अब फिर बी पॉइंट से ग्रेविटी की वजह से आपका ये पेंडुलम नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, पॉजिटिव जी होगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने तो खाली ये ए से लेके बी तक का ले लिया, बाकी तो अब कहानी रिपीट है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारा पेंडुलम ए पॉइंट पर है, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि नीचे मूव हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, रफ्तार बढ़ती है। मीन पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है, फिर इनर्शिया की वजह से ये आगे बढ़ जाता है, बी पॉइंट की तरफ जाता है। बी पॉइंट की तरफ जाते हुए चूंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी होती है, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, बी पॉइंट पर आके जीरो हो जाती है। तो ये इसका रीजन हो गया इसके मोशन का, ये इसके पीछे का रीजन हो गया। अब आते हैं काम की बात पे। अब इसमें से मैं सारी बातें हटा देता हूँ, ये तो सब हमारी मोशन को स्टडी करने के लिए थी। अब आप जरा ये बात देखिएगा, इस मोशन के अंदर यानी ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और मैंने आपको यहाँ बताया कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है तो डायरेक्शन क्या होगी? जो मोशन की डायरेक्शन होती है। तो चूंकि यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और मोशन की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई टूवर्ड्स द मीन, ठीक। फिर ओ से बी को जरा देखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो डायरेक्शन फिर कैसी होती है? मोशन के अगेंस्ट, मोशन की उल्टी दिशा में। तो अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मोशन ऐसे ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी कि टूवर्ड्स द मीन। तो आप देख लें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों तरफ कैसी आ रही है? टूवर्ड्स द मीन। ये आपके सिंपल हार्मोनिक की दूसरी बात भी साबित हो गई।
तो सिंपल हार्मोनिक की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है। तो इस पेंडुलम में आप देख लें, ए से ओ जब आ रहा है तो चूंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की वो डिस्प्लेसमेंट वाली होती है, यानी कि मीन की तरफ हो गई। और जब ओ से बी की तरफ जा रहा है तो चूंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन उल्टी होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन उल्टी। दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ हो गई। तो ये वाली बात हमने सिंपल हार्मोनिक की दूसरी बात भी प्रूफ कर दी कि एक्सेलरेशन जो है इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। दो बातें प्रूफ हो गई। पहली बात कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो वाइब्रेटरी है, और दूसरा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन की तरफ होती है। तल भले ओ से बी जा रहा हो, वो से किसी भी तरफ मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द मीन होगी। अब आते तीसरी बात पर कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट से। इसको हम बकायदा मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम तीसरी बात की तरफ आ रहे हैं और हम ये साबित करेंगे कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसके लिए हमने जी ये पेंडुलम लिया और ये इसकी मीन पोजीशन, और बस मैं एक एक्सट्रीम ले लूँगा, एक एक्सट्रीम ले लेते हैं जी, हम ये ले लिया एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और अब हम इसके दोनों तरफ के बॉक्स बना देते हैं जी, ये एक, ये दो। ये ओ पॉइंट है यानी कि मीन पोजीशन, और ये ए पॉइंट है या बी कह लें, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे कि ये थीटा है। इस पेंडुलम की जो लेंथ है, ये जो पेंडुलम है आपका स्ट्रिंग जो है, इसकी लेंथ आप कह लो कि ये एल के बराबर है। पेंडुलम की एल से मुराद क्या होगा, पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है पेंडुलम की लेंथ एल हो जाता है। उसके बाद ये जो इसने फासला तय किया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। और बॉब बना देते हैं हम यहाँ पे ब्लू से, ये हमने बना दिया बॉब। तो ये जो इसका फासला हो गया ना, यानी कि ओ से लेके ये जो ए तक का फासला है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मेजर कर लेते हैं तो वो ये हो जाता है। यानी कि ऐसे ए से लेके ओ तक ये इसने फासला तय किया है। सही लाइन ड्रॉ नहीं हुई, सही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया जी वो डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम कह देंगे कि ये है एक्स। ठीक है जी, इसको हम कह देंगे कि ये है एक्स। इतना इसने फासला तय किया हुआ है ए से लेके मेन पोजीशन से लेके ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके दरमियान फासला कितना है, एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है। तो ये आपके पास एक पेंडुलम है, ये उसकी मेन पोजीशन है ओ, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ए। इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो आपने एल से डिनोट की हुई है। यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो थीटा है, और मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है आपने उसको एक्स कहा हुआ है। ठीक है जी, ये है मामला। अब ज़रा हम इस पर फोर्सेस को स्टडी करते हैं। ए पॉइंट पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, राइट से हम इसको डिनोट करेंगे। अब आप जानते हैं, आपने अभी रिवीजन की क्लास में ही पढ़ा है टेंशन वाला मामला, कि जब हम एक धागे के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है और एक स्प्रिंग में एक अपवर्ड फोर्स पैदा हो जाती है जिसको आप कहते हो टेंशन। अभी आपने ये रिवीजन क्लास में पढ़ा था, लिहाजा आपका यही देख ले, यहाँ पे टेंशन का केस आ जाता है जी। ये एक आपके पास स्प्रिंग हो गया और उससे एक ये वजन बंधा हुआ है। अब इसका टेंशन जो है वो ऐसे स्प्रिंग की तरफ आ रहा होगा ऊपर, ये हो गई टेंशन। जबकि इसका वेट जो है हम जानते हैं हमेशा नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो वेट जो है वो इसका ये हो गया वेट, ये वेट हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया W। तो वेट हमने इसका बनाया, वेट तो हमेशा अर्थ की तरफ होता है, भले आपका पेंडुलम किसी भी एंगल में हो, वेट आप देख लें एज अ डाउनवर्ड नीचे की तरफ बनाया। जबकि टेंशन जो है वो स्प्रिंग पर आती है, तो टेंशन हमारी आड़ी हो गई, वेट हमारा ऐसे हो गया। अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि इस केस के अंदर वेट टेंशन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में लगी हुई है। अब हम क्या करते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में, हम इस वेट के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। आप जानते हैं वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के आप दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर आप वेट के दो कंपोनेंट बनाएं तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसको आप कहते हो WX।
और ये इसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको आप कहते हो WY। ठीक, तो आपके पास इस पेंडुलम में दो फोर्सेस लग रही थी, एक हो जाती है जी ये टेंशन जो कि स्ट्रिंग पर मौजूद है, और एक वेट है जी जो बिल्कुल एज डाउनवर्ड लग रहा है। हमने क्या किया, हमने इस वेट के दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट WX, एक वर्टिकल कंपोनेंट WY। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि टेंशन और WX एक ही लाइन में है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लिहाजा इस सिचुएशन में हमारे पास चार फोर्सेस है, एक है जी टेंशन, एक है तीन फोर्सेस, एक टेंशन, एक WX और एक WY। वेट के तो हमने टुकड़े कर दिए, वेट को तो हमने तोड़ दिया। अब हमें नजर आ रहा है कि जी टेंशन जो है वो बैलेंस हो रही है, इज इक्वल टू WX। लिहाजा टेंशन और WX एक दूसरे को बैलेंस करके काट देती है, लिहाजा ये टेंशन भी कट गई, WX भी कट गई। वेट के तो हम कंपोनेंट्स कर चुके, लिहाजा वेट को तो आप खत्म ही कर दो, एक ही फोर्स बच गई आपके पास, WY। ठीक, तो आपके पास वेट था, आपने उसके दो कंपोनेंट्स करे, वेट खत्म। अब टेंशन को बैलेंस कर दिया WX ने, टेंशन और WX भी खत्म, एक ही फोर्स बच गई आपके पास, कौन सी, WY। तो ये WY की वजह से आपका पेंडुलम मूव कर रहा है, द फोर्स इज ओनली WY। फोर्स एक ही आपके पास, कौन सी, WY। लिहाजा ये आपके पास है जी इस पेंडुलम में मोशन पैदा करने वाली फोर्स। अब आपको पता है जी वेट का कंपोनेंट निकालते हैं, WY कितना होता है, किसी भी फोर्स किसी भी चीज का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होता है तो W साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। अब फोर्स का फॉर्मूला डालें, फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, वेट का फॉर्मूला डालें, वेट का फॉर्मूला होता है MG साइन थीटा। ठीक है, यहाँ साइड में चाहे तो रीजन लिख लेते हैं, ये WY जो है ये हमारा होता है W साइन थीटा, ये फॉर्मूले में हमने पुट किया तो आपका ये हो गया W साइन थीटा। इसी तरह फोर्स की जगह हमने पुट किया है जी, फोर्स की जगह MA और वेट की जगह हमने पुट किया MG, तो आपका फॉर्मूला, आपकी जो इक्वेशन है वो इस शक्ल में आ गई। M से M हमने काट दिया, M से M हमने काट दिया, क्या बटा, A इज इक्वल टू G साइन थीटा। क्या बचता है हमारे पास, A इज इक्वल टू G साइन थीटा। अब हम उस डायग्राम में से साइन थीटा निकालते हैं। आते हैं वापस डायग्राम पे, ये रहा जी थीटा। साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा जी, परपेंडिकुलर कहते हैं सामने वाली साइड को, यानी कि ये x, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्लोप वाली साइड को कहते हो, यानी कि L। ठीक है, तो डायग्राम ध्यान में बिठाएं, साइन थीटा हम यहाँ साइड में लिखते हैं जी। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और इस फॉर्मूले, इस डायग्राम में परपेंडिकुलर हमारे पास x यानी डिस्टेंस है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास L यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम है। तो साइन थीटा कितना हो गया, x अपॉन L। डाल देते हैं जी, ये चीज़ अब पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में, इक्वेशन में, A इज इक्वल टू G साइन थीटा की जगह आ गया x डिवाइडेड बाय L। अब आप इस फॉर्मूले में माइनस साइन को इंट्रोड्यूस कर दो, क्यों, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ होती है, और उस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन से, लिहाजा हमने माइनस साइन डाल दिया। ठीक है जी। अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो G अपॉन L का रेशियो है ना, ये कांस्टेंट है, G डिवाइडेड बाय L, ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि G जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पेंडुलम के लिए तो वो फिक्स होगी 9.8, जबकि L क्या होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। वाइब्रेशन के दौरान पेंडुलम की लेंथ कम या ज़्यादा थोड़ी हो रही होती है, वो तो फिक्स है। तो ये G की वैल्यू भी पेंडुलम के मोशन में फिक्स हो गई, L की वैल्यू भी पेंडुलम के मोशन में फिक्स हो गई, यानी कि G अपॉन L इज कांस्टेंट। और आपने दो इक्वेशनों में करा भी यही है कि जब आपके पास कांस्टेंट और इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन और ये कांस्टेंट अगर आप हटा देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। तो A, मैंने ये इज इक्वल टू और G अपॉन L हटा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया माइनस x, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक का तीसरा पॉइंट। तो इस इक्वेशन से ये साबित हो जाता है कि मोशन ऑफ पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक।
मोशन ऑफ पेंडुलम इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने साबित कर दिया कि मोशन, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है, क्योंकि तीनों कंडीशन हमने साबित कर दी। ये वाइब्रेशन भी हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ है, और आखिर में हमने क्या साबित किया कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने साबित कर दिया कि पेंडुलम का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। अब हम इसके भी छोटे छोटे से फॉर्मूले बनाएंगे। तो हम इसका पहला फॉर्मूला जो बनाने जा रहे हैं वो है टाइम पीरियड का, बल्कि टाइम पीरियड से पहले भी हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। बल्कि चलो इसको टाइम पीरियड ही कह लें, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी नहीं आता, टाइम पीरियड लिखा हुआ आता है, आप खाली टाइम पीरियड ना लिख दो, तो इसलिए हम इसको टाइम पीरियड के ही डेरिवेशन में डाल देंगे एंगुलर को। अच्छा जी, अभी हमने ये साबित तो कर दिया कि जी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना था, ये रहा जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, A इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। तो इस फॉर्मूले से हम टाइम पीरियड के इक्वेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं जी, एक्सेलरेशन क्या होती है जी, माइनस जी अपॉन एल एक्स। ये है पेंडुलम के केस के अंदर, जबकि एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने किस केस में लिखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कब होता है, जब आपका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ये तो की है ना आपने, पुराने मोशन की डेरिवेशन है, ये वाला इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये वाला जो है वो पेंडुलम के लिए निकाला। तो हमने अभी पेंडुलम के लिए एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला बनाया है, इक्वेशन 1। और ये वाला जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हमने कब ड्राइव किया था, जब हमने वो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब हमने जब उसकी एक्सेलरेशन बनाई थी तो ये आ रहा था जी उसका फॉर्मूला। ये दोनों मोशन एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि पेंडुलम को अगर आप पूरा घुमा दो तो सर्कुलर मोशन ही हो जाता है ना, पेंडुलम गोल ही तो मोशन है। ये जी आप इसको पूरा घुमाए, यहाँ पर आ गया, मजीद इसको घुमाए तो ये तो गोल ही घूम रहा है, हो गया ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिहाजा ये दोनों इक्वेशंस एक ही मानी जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं हम। जब दो इक्वेशंस जो है एक जैसी होती है एक साइड से, तो उनका दूसरा साइड भी सेम हो जाता है, लिहाजा ये दोनों साइड इक्वल हो जाती है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल एक्स। अब आप दोनों माइनस साइन काट दें और एक्स को काट दें, क्या बचता है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर बचा इस साइड से, और इधर से बचा आपके पास जी अपॉन एल। स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ का, यहाँ स्क्वायर रूट से रूट कट गया, ओमेगा का फॉर्मूला आ रहा है अंडर रूट जी अपॉन एल। ये आपके पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड का एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास जो शुरू में लिखा था हमने, क्या था जी, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें आप एंगुलर वेलोसिटी की जगह ये वाला इक्वेशन डाल दें, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी की जगह आ गया g अपॉन एल। अब ये जो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ होती है, अगर आप इसको ऊपर लेके आओगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, लिहाजा इस नीचे जो g अपॉन एल है इसको हम ऊपर ले आते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये बराबर में आ गया तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा l अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं हाथ के हाथ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान होता है, हमने पढ़ा है जी फ्रीक्वेंसी को, कि फ्रीक्वेंसी का एक हमने फॉर्मूला आपको शुरू में लिखवाया था, एफ इज इक्वल टू 1/t। इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यानी टाइम पीरियड के फॉर्मूले को आप उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बनाया ना आपने, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसको उल्टा कर दो, यानी कि एफ इज इक्वल टू 2 पाई को उल्टा करें 1/2 पाई, और एल अपॉन जी को रेसिप्रोकल करें तो जी अपॉन एल। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पेंडुलम वाला मोशन था वो कंप्लीट हो जाता है। ना सिर्फ आपने पेंडुलम को प्रूव किया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बल्कि आपने इसके टाइम पीरियड का, एंगुलर वेलोसिटी का, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट जी अपॉन एल,
ये टाइम पीरियड का फार्मूला है 2π√L/g, और उसके बाद नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2π√G/L। यहाँ पे आपका ये पेंडुलम वाला टॉपिक जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। बस एक छोटी सी चीज़ और है कि हमें एक सेकंड पेंडुलम का लेंथ कैलकुलेट करना है। एक सेकंड पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 7 मिनट है, इंशाल्लाह कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ज़रा इसको हम। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ठीक है जी। हमें एक सेकंड पेंडुलम की लेंथ को कैलकुलेट करना है। पहली बात ये होती है कि सेकंड पेंडुलम कहते किसको है। सेकंड पेंडुलम कहते हैं उस पेंडुलम को जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, यानी कि वो 2 सेकंड के अंदर अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। ए से स्टार्ट होगा तो 2 सेकंड बाद वापस ए पर आ जाएगा। ऐसे पेंडुलम को जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको हम कहते हैं कि वो एक सेकंड पेंडुलम है। हमें उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला लें जी। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? T = 2π√L/g। वैल्यूज डालें। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम 2 होता है, 2 पाई की जगह आ गया 3.142, √L को L रहने दें, जी की जगह आप लिखते हैं 9.8। अब आ जाए जी, इस 2 को एज इट इज़ रहने दें। 2 और 3.142 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6.284 आएगा, √L/9.8। अब आप ये 6.284 जो है, कहाँ है पॉइंटर, ये वाला नंबर, ये मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 6.284, इधर आपके पास क्या बचा? √L/9.8। अब आप क्या करोगे जी, इन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। 2 डिवाइडेड बाय 6.284, यह आता है जी 0.318। 0.318 इसका आंसर हो गया इस फ्रैक्शन को डिवाइड करके। इधर आपके पास बचा √L/9.8। अब आप क्या करते हैं जी, अब आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ का, सॉरी स्क्वायर ले लें आप दोनों तरफ का। यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया जी यहाँ पर? L/9.8। जबकि 0.318 इसका आप स्क्वायर निकालें, 0.318 इसका स्क्वायर आता है 0.101। 0.101। अब 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सॉरी डिवाइड हो रहा है, इसको उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.101 मल्टीप्लाई बाय 9.8, इसको आप मल्टीप्लाई करें, 0.101 को मल्टीप्लाई करें 9.8 से, द आंसर इज 0.99। क्या आंसर आ रही है? लेंथ 0.99, जो कि तकरीबन 1 मीटर के बराबर होती है, 1 मीटर। ये जी सेकंड पेंडुलम की लेंथ। इजी है, ये मैट्रिक में भी आया होता है। तो हमें सेकंड पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करनी थी। लेंथ सेकंड पेंडुलम क्या होता है? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिया, वैल्यूज डाली और फिर एक न्यूमेरिकल की तरह इसको सॉल्व किया। क्या आंसर आ रहा है? 1। यानी अगर एक पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है तो उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर होती है। टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड। लेंथ कितनी होगी उसकी? फिर 1 मीटर। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है सेकंड पेंडुलम का? 2। तो 1/2 कितना हो जाता है? 0.5 हर्ट्ज। तो ये तीनों चीज़ उसकी फिक्स होती है सेकंड पेंडुलम की। 2 सेकंड टाइम पीरियड होता है, 1 मीटर उसकी लेंथ होती है, 0.5 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी। आज के लिए हमारे लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक का जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया।